नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के इस चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस कहानी कथा के रोमांचक सफ़र में एक नई कहानी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, जिसका शीर्षक है बेटी की अतृप्त आत्मा। दोस्तों, इस कहानी को आप सुनिए, देखिए और इसका आनंद लीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी कहानी को लाइक करिए और अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। सीधे कहानी पर आते हैं दोस्तों। थप्पड़ की आवाज़ से सारा घर गूंज उठा। नीलेश ने अपनी बेटी के कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ करती धरती नहीं है, बस हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती है। पढ़ाई में जीरो, काम में जीरो, बस खाने में सबसे आगे। नीलेश अपनी बेटी को डांटे जा रहा था। बेटी रो रही थी। नीलेश की पत्नी भी अपने ही पति का साथ दे रही थी। नीलेश की दो बेटियों में उसकी छोटी बेटी कुछ सीधी थी या कहो प्री मैच्योर थी। 13 साल की होने के बाद भी उसका मन 7-8 साल के बच्चों जैसा ही था, जबकि शारीरिक विकास सामान्य था। पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके कारण पति पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नीलेश वैसे अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था, परंतु कभी कभी गुस्से में अपना आपा खो देता था। ऑफिस से आते ही पत्नी द्वारा छोटी बेटी की शिकायत करने पर वह गुस्से से पागल हो गया था। तुमने ये चॉकलेट बिना पूछे क्यों खाई? जवाब दो। अब आगे से ऐसा करोगी? बेटी रो रही थी, परंतु पीटने के बाद भी ढीठ बनी कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इससे नीलेश और ज़्यादा आग बबूला हो गया और खड़ी हुई बेटी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। पीछे पड़े हुए डबल बेड से उसका सर टकरा गया और बेटी चीख कर बेहोश हो गई। नीलेश का सारा गुस्सा उसी समय हवा हो गया। जल्दी से डॉक्टर के पास बच्ची को ले जाया गया, परंतु ब्रेन हैमरेज हो जाने के कारण बच्ची ना बच सकी। घर वालों ने जल्दी जल्दी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु नीलेश डिप्रेशन में चला गया। उसे अपनी छोटी बेटी को खोने का गहरा सदमा लगा। अनेक डॉक्टरों व साइकोलॉजिस्ट से उसका महीनों इलाज चला। कहा भी जाता है, वक्त का मरहम बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। वह 10-11 महीनों में सामान्य हो गया। वह अपनी बेटी के मरने के बाद 10-11 महीनों के बाद आज रात में अपने अध्ययन कक्ष में गया था। कमरे का ताला खोलकर कमरे की थोड़ी साफ सफाई की और एक किताब लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे रात का लगभग 1 बज गया था। अचानक हवा का एक हल्का झोंका उसके शरीर से टकराया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराने लगा तो उसने देखा, अपने कमरे की खिड़कियों को व दरवाज़ों की ओर देखा। वो सब बंद थे, पंखा भी नहीं चल रहा था। उसका ध्यान भंग हो गया। तभी उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, पापा पापा। नीलेश बुरी तरह घबरा गया और उसने उठने का प्रयास किया। पापा प्लीज़ डरना मत, जाना मत, मैं आपकी ही बेटी हूँ। नीलेश को केवल आवाज़ें आ रही थीं, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आवाज़ को तुरंत पहचान गया, ये उसकी ही मृत बेटी की आवाज़ थी। पापा, ये आपने मुझे किस दुनिया में भेज दिया? मैं न तो जिंदा हूँ न मर ही पाई हूँ। किसी से बोलने की कोशिश करती हूँ तो वो सुन नहीं पाता, छूती हूँ तो हाथ से निकल जाता है, हवा में उड़ती रहती हूँ। खाने की सारी चीज़ें मेरे सामने होती हैं परंतु खा नहीं पाती, केवल उनकी खुशबू आती रहती है। पिता का डर समाप्त हो गया और उसकी आंखों में आंसू ही आंसू आ गए थे। बेटी बोली, पापा आप तो कहते थे एवरी गर्ल्स may not be queen to her husband, but she is always princess to her father. पापा, आपने अपनी राजकुमारी को ये कहाँ भेज दिया? अब पिता की सुबकियाँ बंध गईं
वह गिरने ही वाला था कि उसने कुर्सी को पकड़ लिया और बोला, मेरी बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। पापा, एक रात मैंने मम्मी से बोलने का प्रयास किया तो वो मुझे देखकर डर गई थीं और आपने यज्ञ और हवन कराकर मुझे मेरे घर से ही बाहर कर दिया। प्लीज़ पापा, अब मैं इस तीसरी मंजिल पर आपके स्टडी रूम में रहती हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर मत निकालना। मैं आपकी कोई चीज़ नहीं छेड़ूंगी। पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस पापा। नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने हवा में अपने हाथों को बांधकर अपनी बेटी को अपनी छाती से लगाने का एक असफल प्रयास करते हुए कहा। पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करेगा, तुम इसी कमरे में रहो। पिता अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाले हुए कुर्सी पर बैठा रोए जा रहा था। बेटी बोली, पापा प्लीज़ आप रोइए मत, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। एक ठंडी हवा का झोंका पिता के चेहरे से टकराया। पापा, मुझे आपके मोबाइल पर गाने सुनने और चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ डांटना मत। परंतु मेरी बच्ची, तुम चॉकलेट कैसे खाओगी? पिता ने रोते हुए कहा। अचानक नीलेश के मस्तिष्क में कुछ आया। वह भागकर नीचे की मंजिल पर गया और छोटा सा हवन कुंड व चॉकलेट और टॉफ़ियाँ ले आया। उसने टॉफ़ियाँ और चॉकलेट इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी और बोला, बेटी तुम खा तो नहीं सकती, परंतु इनके जलने से आने वाली खुशबू तुम्हारी कुछ तो तृप्ति कर ही सकती है। पिता ने बहुत सुबकते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए ये बात कही। बेटी, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए व तुम्हें अपने घर में वापस बुलाने के लिए चंद्रायण व्रत व माँ गायत्री का महापुष्चरण करूँगा और ईश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें पुनः मेरे घर में बेटी बनाकर भेजे। नीलेश ने मोबाइल पर अब गाना चलाकर उसे मेज़ पर रख दिया था और अपने स्टडी रूम से रोते हुए और लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। टॉफ़ियाँ और चॉकलेट की खुशबू से अब पूरा स्टडी रूम महक रहा था। मंद मंद आवाज़ में गाने चल रहे थे और आराम कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। नीलेश की राजकुमारी अब उस पर आराम जो कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।